नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चौधरी आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हम पिछली कुछ सीरीज से इंडिकेटर के बारे में बात करना शुरू की है, जिसमें हमने अब तक एक ही इंडिकेटर यानी कि मूविंग एवरेज के बारे में डेप्थ में बात की है और मूविंग एवरेज से कौन कौन सी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं उसका थोड़ा डेमो भी दिखाया है। और आज हम ऐसा ही एक इंडिकेटर जो हम सबका फेवरेट है, जो है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ज़्यादातर जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनमें से 80% का कोई फेवरेट इंडिकेटर रहा होगा तो वो है RSI। तो आज हम इसी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। हो सके ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में हमें डिवाइड करनी पड़े, क्योंकि RSI इन डेप्थ में हम पढ़ेंगे। RSI क्या होता है, यानी कि लैगिंग है या लीडिंग इंडिकेटर है, ये ओवरले है या अंडरले है, इसका फॉर्मूला क्या है, इससे कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं और सबसे ज्यादा RSI के बारे में कौन कौन से मिथ है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। बिना देर गवाए सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर हमारी ये सीरीज आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में दिखाए गए बेल आइकॉन पे हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना देर गवाए सीधे चलते हम अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे और आज हम RSI के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि RSI की जो खोज है वो की थी जूनियर वेल्स वाइडल ने, और उन्होंने 1978 में अपनी बुक थी द न्यू कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम, उसमें सबसे पहले RSI को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसकी खोज वेल्स वाइडल जूनियर ने की है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वर्क किया था एंड्रयू कार्वेल जी ने, और उन्होंने RSI को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया है। ये हो गई इसकी हिस्ट्री की बात। अब हिस्ट्री में हम इन डेप्थ जाएंगे तो उससे हमारी ट्रेडिंग सिस्टम पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला हमारे लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के हम RSI को यूज करेंगे तो एक किस बेस पे RSI बना है ये हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम RSI कैसे बना है वो जान ले तो इसे यूज कैसे करना है वो हम जान सकेंगे। तो RSI के लिए तो RSI का फॉर्मूला है 100 - 100 अपॉन 1 + RS। जो RS है यहां पे हमारा फोकस होना चाहिए। RS यानी कि एवरेज गेन एंड एवरेज लॉस का डिवाइड। अब ये RS कैसे निकालते हैं, तो ज्यादातर RSI बाय डिफॉल्ट पीरियड होता है वो 14 पीरियड होता है। अब ये क्यों होता है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मून साइकिल होती है वो 28 डे की होती है। तो ये जो RSI है वो हाफ मून साइकिल पे बनाया गया है, यानी कि 14 दिन की हाफ मून साइकिल होती है। तो इसका पीरियड भी 14 का रखा गया है, यानी कि डेली कैंडल आप देख रहे हैं तो 14 दिन की कैंडल, और 1 घंटे की आप कैंडल देख रहे हैं तो टोटल 14 कैंडल। अब ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैसे निकालते, तो 14 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जो RSI हमें देखना है वो क्लोजिंग प्राइस का ही कैलकुलेशन होता है। यानी कि आप डे का चार्ट देख रहे हैं तो उसका क्लोजिंग प्राइस 3:30 बजे के बाद ही आपको मिलेगा। हाँ, ये हो सकते हैं जल्दबाजी में आप 3:15 बजे देख ले तो नियर का प्राइस मिल सकता है, लेकिन 2 बजे या 1:30 बजे आप RSI को ट्रेड नहीं कर सकते। अगर 1 घंटे की कैंडल आप देख रहे हैं तो 1 घंटे का क्लोजिंग पे ही RSI की वैल्यू आपको एक्यूरेट मिलेगी। तो हमें क्लोजिंग प्राइस का इंतजार करना है। बात ये थी कि एवरेज गेन और एवरेज लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो 14 दिन की कैंडलें होती है, हम डेली कैंडल की अभी बात कर ले एग्जांपल के लिए, तो जो 14 दिन की जो कैंडलें होती है उसमें कितनी कैंडलें प्लस में क्लोज हुई, यानी कि ग्रीन कैंडल है, और कितनी कैंडल है रेड कैंडल है। अब जो ग्रीन कैंडल है उसका एवरेज निकालेंगे गेन। मानो कि 8 दिन ग्रीन कैंडलें हुई है, 14 में से 8 दिन ग्रीन कैंडलें हुई है और बाकी के 6 दिन
रेड कैंडल हुई है। तो जो 8 दिन की जो कैंडल है उसका जो गेन है, यानी कि पहले दिन का गेन, दूसरे दिन का गेन प्लस तीसरे दिन का गेन, उसको 8 से भागा जाएगा, यानी कि उसका जो एवरेज मिलेगा वो हो गया एवरेज गेन, और एवरेज लॉस भी इसी तरह से निकाला जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो RSI है वो ऑसिलेटर है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो 100 और 0 के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, यानी कि इसकी वैल्यू इसके बीच में ही आपको इस तरह से मिलेगी। अब ये इक्वेशन देख के आप मालूम कर सकते हैं कि एवरेज गेन जितना ज्यादा होगा वो वैल्यू 100 के नियर होगी, और एवरेज लॉस अगर ज्यादा होगा तो ये वैल्यू 0 के नियर होगी। इस तरह से हम RSI की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो हमारा RSI है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, यानी कि मोमेंटम को पता हमें चलता है कि यहां से मोमेंटम ब्रेक हुआ है, यानी कि हमें RSI से ये श्योर नहीं कह सकते कि यहां से प्राइस घूमेगा, लेकिन जो स्पीड में अप जा रहा था वहां पे मोमेंटम ब्रेक हुआ है, ये हमें इससे पता चलता है। जिस तरह से आप कोई गाड़ी लेके ड्राइविंग कर रहे हो और आपको कहीं टर्निंग पे मुड़ना हो तो आप क्या करोगे, पहले एक्सीलेटर छोड़ोगे, फिर ब्रेक धीमे धीमे ब्रेक पे अपना पैर रखोगे, तो क्या होगा, मोमेंटम स्लो हो जाएगा, उसके बाद आप मुड़ोगे, यानी कि मोमेंटम स्लो होना वो मुड़ने की इंडिकेशन नहीं होता, उसके लिए हमें प्राइस एक्शन से भी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। अगर हम RSI के बारे में बात करें तो ये मानो कि इसे 0 से 70 तक आने में जितनी दिक्कत नहीं होती है उतनी 70 से अप रहने में रहेगी, यानी कि इसकी फॉर्मूला इसी तरह से बनाया गया है, यानी कि 70 से अप रहता है तो इसकी मोमेंटम स्पीड में रहेगी तो ही 70 से अप रह पाएगा, नहीं तो ये 70 से नीचे आ जाएगी। अब ये वैल्यू ज्यादातर बाय डिफॉल्ट हमें 30 और 70 के बीच में मिलता है, यानी कि 30 से नीचे ये ओवर सोल्ड है और 70 से ऊपर ये ओवर बॉट है, लेकिन इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि 70 से ऊपर आया तो हम ओवर बॉट है, यानी कि हम उसे बेच दे, और 30 से नीचे आया तो हम इसे खरीद ले, ऐसा नहीं होता है। ये बड़ा मिथ है। हमने जो आपसे बात की कि RSI के मिथ के बारे में बात करेंगे, तो ये वाला एक बड़ा मिथ है। अगर हम RSI का क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिंग में उसकी बात करें तो पहला है कि हमें प्राइस का बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में ये हमारी मदद करता है। दूसरा है जो ट्रेंड है उसे वैलिडेट करता है, यानी कि कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है कि नहीं उसे वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरा है ओवरबॉट सोल्ड जो एरिया है, यानी कि कोई सिक्योरिटी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड, इससे हमें पता चलता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बाय और सेल सिग्नल भी प्रोवाइड करता है और इससे हम कई स्ट्रेटेजियां भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को किसी भी 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। आप लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम किसी भी 5 ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है उस पर हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे। या फिर जो डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल वन की डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक डाली है उससे अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं तो भी हम आपको ये प्रेजेंटेशन अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि आप अपने पास ये प्रेजेंटेशन रख के इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं सारी चीजें पढ़ के आपको नहीं बता सकता, आपके लिए बहुत सी चीजें इसमें रखी है, लेकिन जो जो जरूरी चीजें हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। और अगर आप हमसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हम इसका कोर्स भी करवाते हैं, जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस और एडवांस से लेके प्रो तक का कोर्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सीधा बेसिक से प्रो तक का कोर्स करना चाहे तो भी उसके ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप कोर्स के बारे में डिटेल जानने में या कोर्स करने में इच्छुक है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका समय व्यतीत न करते हुए हम सीधे चलते अपनी वीडियो की ओर
और अभी हम बात कर रहे थे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 70 से ऊपर रहेगा तो हम उसे ओवरबॉट कहेंगे, और 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन रहता है। ये ज्यादातर इसी बारे में हम बात करते हैं, नहीं तो एक्यूरेट इसका जोन हो। एंड्रयू कार्वेल जी हमें ये कहता है कि 60 से ऊपर हमें इसे कंटिन्यू अप ट्रेंड के दौर पे ट्रेड करना है, और 40 के नीचे हमें इसे डाउन ट्रेड के तौर पे ट्रेड करना है। एंड्रयू कार्वेल जी की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसका एक रेंज बनाते हैं, वो 60 से 80 और 40 से 20 की, इस रेंज में हम इसे सेल करने के तौर पे और इस रेंज में हम इसे बाय करने के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बारे में भी हम आगे चल के बातें करेंगे। लेकिन ये बात जरूरी है कि अगर आप ये जान ले कि कोई भी सिक्योरिटी या स्टॉक ओवरबॉट जोन में आ गया है तो यहां से छोटा सा पुल बैक ले सकता है। तो यहां पे हमें अपनी निगाहें अपने चार्ट पे गड़ा के रखनी पड़ेगी। अगर 70 के ऊपर हमें साथ साथ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे पड़ रहा है और वो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो यहां से थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये मैं नहीं बता सकता, वो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे हमें कोई पैटर्न मिलता है तो पुल बैक आएगा, ये हम जरूर बता सकते हैं। इसी तरह से ये ओवरबॉट जोन ओवरसोल्ड जोन में ये हो और यहां पे हमें कैंडलस्टिक मिल जाए तो यहां से थोड़ा छोटा मोटा पुल बैक मिल सकता है, ये हमें कंफर्म होता है। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि ये लैगिंग इंडिकेटर है या लीडिंग, तो ये मिथ आपके दिमाग में से आप एकदम से गायब कर लो। आप कोई भी चीज ट्राई कर लो वो हमारे लिए लैगिंग ही रहेगी, लीडिंग जैसा कुछ होता ही नहीं। कुछ एक्शन होगा फिर ही हमारे पास बात आएगी, यानी कि प्राइस एक्शन, मान लीजिए इस तरह से कोई प्राइस एक्शन बन रहा है और यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि डबल बॉटम बनने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो ये प्राइस एक्शन देखोगे तो भी वो खुद लैगिंग के तौर पे काम करते हैं। आप ओआई डेटा देख लो तो ओआई डेटा बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा, तो वो लैगिंग के तौर पे काम करते हैं। तो कोई इंडिकेटर कैसे लीडिंग हो सकता है? लेकिन इसकी हम पढ़ेंगे तो अपना टेक्निकल एनालिसिस नहीं सीख पाएगा, यानी ये चर्चा साइड में हटाओ, इसे लीडिंग मानो या लैगिंग मानो, आपके काम में आता है, इससे पैसा बनता है तो इसे यूज करो। सिंपल सा लॉजिक है। हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन की बात कर रहे थे तो उसके कुछ मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं ये 17 से ऊपर है, ये लाइन 17 की है और नीचे की रेड वाली 30 की है, तो ये 17 से ऊपर आया। तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि यहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी और उसके बाद यहां तक के डाउन ट्रेंड आ गया। फिर से यहां पे 80 से फिर से यहां 70 से ऊपर मिला और यहां पे हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली। एक कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी है आप कमेंट में लिख दीजिएगा तो मुझे भी पता चले कि आप कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो आपने देखी है, आपको मालूम है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी सीख सकते हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर, यानी कि 70 के पर हमें डार्क क्लाउड कवर मिला और उसके बाद आप देख सकते हैं मूवमेंट कहां तक नीचे आ गए। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो एरिया है उस पर कैंडलस्टिक मिले तो ही हमें रिएक्ट करना है। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे हो और वहां पे ओवरबॉट मिले या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हो और यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन मिले, तो ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा करके ट्रेड करना नहीं है। अगर हम यहाँ दूसरा एग्जांपल देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, ओवरबॉट, यहाँ पे ओवरबॉट हुआ था ये वाले पे और उसके बाद देखिए प्राइस यहां तक गई, यहां पे फिर से ओवरबॉट मिला लेकिन प्राइस सिर्फ छोटा सा पुल बैक लिया और यहां तक पहुंची, फिर से यहां पे ओवरबॉट हुआ। तो आप यहां पे सेल कर देते तो क्या होता, आप यहां पे सेल करते तो क्या होता। तो मैं इसीलिए बताता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के बेस पे हमें ट्रेड नहीं करना है। यहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नहीं मिली थी, यहां पर भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं थी, यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न मिले तो भी क्या ट्रेंड में छोटा मोटा पुल बैक आएगा, इतना ही पुल बैक था, इतना पुल बैक था,
यानी कि आप यहां से ये अपेक्षा रखें कि यहाँ पे पूरा ट्रेंड डाउन हो जाएगा, तो एक गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड अंटिल यू बेंड। तो इसे कैसे ट्रेड करते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगला चार्ट आप कॉलपल का भी देख लीजिए कि यहां पे ओवरबॉट था, यहां पे ओवरबॉट था, लेकिन यहां इसकी मूवमेंट देखिए। तो सिर्फ आप इंडिकेटर पे भरोसा करते तो आपका क्या हालात होती, आपने यहां पे फ्यूचर के लॉट ले रखे होते तो क्या होता वो आप समझ सकते हैं। अब यहां पे आप देखिए कि ये ओवरबॉट जोन है यहां से, लेकिन यहां तक फिर से ओवरबॉट रहा और यहां पे हमें कैंडलस्टिक मिली, फिर भी छोटा मोटा पुल बैक ही मिला। तो हमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हमें ज्यादातर क्या करना है, अगर ओवरबॉट जोन में आए तो हमें क्या करना है, यहां पे अपनी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, पहली तो बात ये जहन में डाल लीजिए। फिर यहां से प्राइस को थोड़ा कूल ऑफ होने का टाइम दीजिए। अब यहां पे आके यानी कि ज्यादातर हम एक मान सकते हैं कि 40 या 50 के आसपास, ज्यादातर हम ये मान सकते हैं कि 40 से 60 के आसपास आके अगर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है तो यहां से आरएसआई वापस मुड़ जाएगा। तो आप देखिए ये यहां पे आया, यहां पे 40 उसकी वैल्यू थी और यहां पे आके हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला, तो हम अपना ट्रेड यहां पे बना के ये राइड एंजॉय कर सकते थे। अब मैं नहीं बोलता आप यहां पे एंट्री लेके यहां पे निकलते, कोई भी एकदम टॉप या एकदम बॉटम में एंट्री ले नहीं सकता है, लेकिन ये है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना रिस्क रहेगा तो 1GM2 या 1GM3 पे हम आराम से निकल सकते हैं, या फिर कुछ पोजीशन निकाल के अपनी कुछ पोजीशन ट्रेल कर सकते हैं। तो ये हो गई आरएसआई को ट्रेड करने की एक टेक्निक। हम धीरे धीरे बहुत सी स्ट्रेटेजियां जानेंगे, लेकिन पहली स्ट्रेटेजी, अगर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्या करना है, उसे कूल ऑफ होने का वेट करना है, और कूल ऑफ होने के बाद हमें कोई कैंडलस्टिक मिलती है तो वहां पे हमें अपनी एंट्री बनानी है। इसका भी आप एग्जांपल देख लीजिए कि यहां पे ओवरबॉट था, लेकिन यहां पे हम नहीं बनाते, यहां पे कूल ऑफ हुआ और कूल ऑफ होने के बाद यहां पे अगर हमें कोई प्राइस एक्शन दिखाई दे पड़ रहा है तो ही हम अपनी एंट्री करेंगे। हमें यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बना है। आपने सही पहचाना है, यहां पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, लेकिन हम अब क्या देखेंगे कि कंसोलिडेशन जोन है, यानी कि यहां पे एक बॉक्स टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहां पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है। एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आरएसआई पे यहां पे मिलता है और कैंडल पे यहां पे मिलता है, तो दोनों का ब्रेकआउट एक साथ मिलता है, तो हम अपनी एंट्री यहां पे बना सकते हैं। तो ये हो गई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बारे में। अब हम आरएसआई की रेंज को इंटरप्रेट करेंगे और उसके बेस पे हम कैसे ट्रेड बना सकते हैं वो भी जानेंगे। लेकिन मेरे को ये लगता है कि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके लिए लाएंगे, क्योंकि आरएसआई इन डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत लेनी पड़ेगी। इसे 2 या 3 वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, आरएसआई के बारे में 10 मिनट की वीडियो में बना दो तो इससे आपका कोई भला नहीं होने वाला। आप सीखे तो एकदम डेप्थ में जाके सीखे ताकि उससे आप कमा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये सारी चीजें अभी बाकी आरएसआई डाइवर्जन भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो कि सबका फेवरेट होता है, तो उस पर कैसे ट्रेड करते हैं। उसके अलावा जो हम इंटरप्रिटेशन है ये भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए है, हमने स्लाइड भी बना के रखी है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और इन शॉर्ट टाइम हम जल्दी से आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।